CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 25। आज के लेक्चर में अगेन हम कुछ फर्दर रिस्क असेसमेंट के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिस्क असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उनमें रिस्क आइडेंटिफाई करना सीखा हमने, और हमने ये सीखा कि किसी भी रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाने चाहिए। आगे चलते हैं अपने प्रैक्टिस को, आगे फर्दर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक आपको होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन 6 न्यू सीमेंट लिमिटेड वाला। ठीक है, ये कितने स्टूडेंट्स ने किया है न्यू सीमेंट लिमिटेड वाला? शाबाश शाबाश। सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया आपने, प्रोसीजर नहीं लिखे। आपने प्रोसीजर लिखे, शाबाश। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने प्रोसीजर लिखे हैं। मेरे भाई ने भी क्या किया है, अटेम्प्ट ही नहीं कर सके यार, ऐसे ना करें। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ रिस्क। एरियाज ऑफ रिस्क किसको कह रहा है? ऑडिट रिस्क को, कि किन एरियाज में रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्रीज हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन से आपने आइडेंटिफाई करना जो ऊपर है फॉर द ऑडिट एंड द प्लान्ड ऑडिट अप्रोच। प्लान्ड ऑडिट अप्रोच ये क्या चीज है? ऑडिट अप्रोच क्या है? ऑडिट अप्रोच प्रोसीजर्स का ही नाम है, लेकिन यहां तो आगे कह रहा है कि प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यहां तो कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, वो कह रहा है डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। समटाइम वर्ड यूज करता है डिटेल, समटाइम वर्ड यूज करता है रूटीन, कि रूटीन नेचर के ऑडिट प्रोसीजर नहीं लिखने, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लिखने, सिर्फ 2 3 4 2 3 4 इतने प्रोसीजर काफी है। नॉर्मली आप किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद एड्रेस करने के लिए 3 प्रोसीजर भी लिख देना, 3, तो उसका हक अदा हो जाता है प्रोसीजर्स का। लेकिन ये प्रोसीजर वो लिखने हैं जो स्पेसिफिकली उस रिस्क से रिलेट करते हैं। जनरल वाले प्रोसीजर नहीं लिखने होते। कौन से? जो स्पेसिफिकली उस रिस्क से रिलेट करते हो। तो यहां पे जो नोट लिखा है डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये नहीं है ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट रिक्वायर्ड, बल्कि इसका मतलब क्या है कि डिटेल नहीं चाहिए मुझे, 5 7 8 10 प्रोसीजर नहीं चाहिए, सिर्फ 3 लिखने काफी है। कुछ केसेस में एक ज्यादा भी हो सकता है, कुछ में एक कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 3 ऑडिट प्रोसीजर एक रिस्क को एड्रेस करने के लिए सफिशिएंट होते हैं एग्जाम में। रिक्वायरमेंट समझ आ गई? रिस्क भी आइडेंटिफाई करना है और प्लान्ड ऑडिट अप्रोच भी बतानी है। प्लान्ड ऑडिट अप्रोच का मतलब प्रोसीजर्स आपके। स्टार्ट करते हैं जी। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ न्यू सीमेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2016। है कोई रिस्क इस इंफॉर्मेशन में? मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कोई रिस्क है। क्या रिस्क है? इनिशियल ऑडिट है। अदर मैटर पैराग्राफ लिखेंगे? नहीं, वो तो रिपोर्टिंग एप्लीकेशन में लिखना था। क्या लिखेंगे? लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज है हमारे पास और ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना मुश्किल है, तो इसके क्या प्रोसीजर होंगे? प्रोसीजर बताए। प्रोसीजर नहीं लिख के आया आप, रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप। अब तो प्रोसीजर दबा के पूछूंगा, प्रोसीजर बता मेरा भाई, क्या प्रोसीजर? प्रीवियस राइटर से पूछेंगे क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, कैसी तबीयत है, कैसी गुजरी फिर पिछले, ये पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए पूछेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस आपने वेरीफाई करने के हमने, ये फिर क्या पूछेंगे? नहीं कुछ। अच्छा बताइए, ये डिस्कस किस स्टैंडर्ड में होगा, ये बता दो। मेरा भाई बताएगा किस स्टैंडर्ड में? 510 में। ठीक है, उसमें 3 बड़ी अप्रोचेस वो बताता है। एक, प्रीडिसेसर ऑडिटर को हमने कम्युनिकेट करना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो हमें अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी शेयर करता है। दूसरा, इस साल के प्रोसीजर से हम ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस साल की रिसीट से ओपनिंग रिसीवेबल वेरीफाई होते हैं, इस साल जो पेमेंट की गई है जनवरी फरवरी साल के स्टार्ट में, उससे ओपनिंग पेबल वेरीफाई होते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कैसे वेरीफाई होता है? हो सकता है ओपनिंग स्टॉक सब्सिक्वेंट सेल परचेज से रोल बैक करके, या वो एक होता है हमारा प्रोसीजर जीपी रेशियो कैलकुलेट करके। ठीक है, आपके पास अगर फर्ज कीजिए क्लाइंट ने बाद में स्टॉक काउंट किया है या आपने सब्सिक्वेंट किसी डेट पे स्टॉक काउंट किया है, तो आप उस स्टॉक काउंट में अगर आपके पास सेल परचेज है तो रिवर्स करके ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, या आप जीपी रेशियो के जरिए से भी वो सेल्स को कॉस्ट ऑफ सेल पे कन्वर्ट करने के लिए जीपी रेशियो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सेल और परचेज की रिवर्स वर्किंग। और एक तीसरा तरीका क्या था कि जिसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते थे ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए। यानी अगर ओपनिंग बैलेंसेस में कोई इनटेंजिबल एसेट्स हैं तो हम क्लाइंट से उसके जो एक्विजिशन के डॉक्यूमेंट्स है, परचेज डॉक्यूमेंट्स है, वो इंस्पेक्ट करते थे। ठीक है,
तो ये प्रोसीजर हमें ऐसे 510 ने बताया, वो प्रोसीजर हम बताए। एग्रीड? एनसीएल इज ए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी होने की वजह से कोई रिस्क है क्या? इन इट सेल्फ लिस्टेड कंपनी होने की वजह से रिस्क कोई नहीं है, लेकिन चूंकि लिस्टेड कंपनीज पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है, ठीक है, जिसकी डायरेक्टर्स के हवाले से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मे बी लिस्टेड कंपनीज के केस में आगे चल के वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के किसी कंसेप्ट को टच कर ले। तो फिलहाल लिस्टेड कंपनी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच लिस्टेड कंपनी विच ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट्स इन द कंट्री, कंट्री में लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट इसी का है, कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई रिस्क नहीं है। 60% ऑफ द कंपनी शेयर्स आर ओन्ड बाय द सेम फैमिली, द सीईओ, सीएफओ एंड डायरेक्टर्स ऑपरेशन बिलोंग टू द फैमिली। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डोमिनेंट ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन आर ग्रुप। तो एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स वायलेट हो सकती हैं, जैसे वो कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को साइड में भी रख दे थोड़ी देर के लिए, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब जो की रोल्स प्ले कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या कंट्रोल्स को ओवरराइड करना आसान है। वही सीएफओ, उधर सीईओ, उधर डायरेक्टर भी है, ठीक है। रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा, इससे रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। फॉलोइंग आर, अच्छा इसके प्रोसीजर्स क्या होंगे? रिस्क ऑफ फ्रॉड तो है, या यूं कह लीजिए मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, उसका रिस्क है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। प्रोसीजर्स क्या होंगे? इंटरनल कंट्रोल्स को वैल्यूएट करेंगे, हम देखेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है वीक है, काउंटिंग पॉलिसीज को खास तौर पे रिव्यू करेंगे। अच्छा यहां पे स्पेसिफिक किसी काउंटिंग पॉलिसी का जिक्र करने की जरूरत नहीं, जनरल बात करनी है कि काउंटिंग पॉलिसीज को वैल्यूएट करेंगे, एस्टिमेट्स देखेंगे रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। जो मेजर ट्रांजैक्शंस है खास तौर पे जिनमें ये पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनकी अप्रूवल, उनकी वैल्यूएशन, उनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। हाँ जी, असल में इसके जो रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है या रिस्क ऑफ फ्रॉड है, इसके प्रोसीजर लिखे हुए हैं 240 में, ISA 240 में इसके प्रोसीजर लिखे हैं। लेकिन ब्रीफली मैंने आपके साथ 2-3 शेयर कर लिए। अगर आपको कैफ लेवल का ये कंसेप्ट याद हो रिस्क ऑफ फ्रॉड वाला, तो उसमें भी ये प्रोसीजर्स हैं। इसको हम क्या कहते थे? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो वो प्रोसीजर हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। याद है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? हाँ जी। तो 2 रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिए, एक इनिशियल ऑडिट का रिस्क ओपनिंग बैलेंसेस में, और दूसरा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल या रिस्क ऑफ फ्रॉड। कह रहे फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल। अच्छा इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने थे? 15। और नॉर्मली एक रिस्क और उसके प्रोसीजर बताने के कितने मार्क्स होते हैं? 2.5 मार्क। 1 नंबर होगा रिस्क को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने का, और 0.5 मार्क होंगे ईच प्रोसीजर। 3 प्रोसीजर नॉर्मली लिखे जाते हैं, तो ये एक रिस्क और प्रोसीजर के 2.5 मार्क्स। ये जनरल रूल है, ऊंच नीच इसमें पॉसिबल है। जब कोई अहम रिस्क होता है ना, आई कैप उसके मार्क्स हो सकता है ज्यादा कर दे, किसी के हो सकता है वो 3 मार्क्स अलॉट कर दे क्योंकि उसमें प्रोसीजर ज्यादा थे, या रिस्क ज्यादा सिग्निफिकेंट अहम था, एक्सप्लेनेशन की वजह से, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की वजह से कुछ मार्क्स ज्यादा कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। ऑन एवरेज 2.5। इससे हमने क्या अंदाजा लगाया कि हमें कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए? 15 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 रिस्क जरूर आइडेंटिफाई करने चाहिए। 2 हमने आइडेंटिफाई कर लिए हुए। एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें मैं कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। क्यों? अगर पिछले साल की फिगर दी होती है और उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज डिक्रीज होता तो फिर मैं उसकी बेस पे रिस्क आइडेंटिफाई करता, अभी नहीं कर सकता। डेफर्ड टैक्स, इसमें रिस्क है। याद है कल भी ये डिस्कशन हुई थी ना कि डेफर्ड टैक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भी दी हुई, फिर भी हमने कहा इसमें रिस्क है इसका होना। क्यों? इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिकग्निशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट, ठीक है। कंप्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है इसकी कैलकुलेशन में, इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा है। और दूसरा इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया में कहता है कि जी फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट मौजूद होने चाहिए जिनके अगेंस्ट आप डेफर्ड टैक्स एसेट को, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। तो इसमें भी रिस्क आ गया। क्लियर? प्रोसीजर तो नहीं छोड़ूंगा आज मैं, प्रोसीजर लिख के नहीं आया भाई मेरा बताएगा। डेफर्ड टैक्स के प्रोसीजर, स्टेप नंबर 1 मैं बताऊं, मैनेजमेंट की कैलकुलेशन, ऑब्टेन कैलकुलेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड रीकैलकुलेट, रीचेक, ठीक है। अच्छा, और अजम्पशन चेक करेंगे एप्रोप्रिएट है कि नहीं। और अजम्पशन में कोई अजम्पशन बता दीजिए एक स्पेसिफिक।
टैक्स रेट, फ्यूचर के टैक्स रेट जो एक्सपेक्टेड है, टैक्सेबल इनकम फ्यूचर की अवेलेबल होगी कि नहीं, शाबाश, 2 हो गए। और डिस्क्लोजर्स देखना चाहिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये तो हम अक्सर लिखते हैं डिस्क्लोजर्स, ठीक है। और एक्सपर्ट एग्री कर, मैं नहीं करता, एक्सपर्ट एक लगाएगा, कहेगा डेफर टैक्स तो मुझे पता ही नहीं दुनिया में किस चीज को कहते हैं। टैक्स एक्सपर्ट को, टैक्स एडवाइजर को डेफर टैक्स का नहीं पता होगा, गारंटी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट्स को पता होता है। ये डेफर टैक्स के स्टार्ट में हमारे टीचर बताया करते थे कि जो डेफर टैक्स है ये सिर्फ अकाउंटिंग की दुनिया में अराइज होता है, जो बाकी दूसरे एक्सपर्ट होते हैं वो करंट टैक्स को डील करते हैं। 2 तरह के टैक्स होते हैं ना, एक करंट टैक्स है, एक डेफर टैक्स। वो जो हम कहते हैं ना, डिस्प्यूट अराइज हुआ, लीगल केस फाइल हुआ, अपील है चल रही है, वो करंट टैक्स की होती थी, डेफर टैक्स की नहीं होती। डेफर टैक्स के एक्सपर्ट हम खुद है। स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं डेफर टैक्स का, किस लिए पढ़ाया गया, ताकि इसलिए पढ़ने के बाद कहीं हम तो एक्सपर्ट से पूछेंगे डेफर टैक्स सही है कि नहीं। कौन सा स्टैंडर्ड था अकाउंटिंग में? IAS 12। क्लियर जी, 3 रिस्क हो गए। डेफर टैक्स क्यों राइज किया? डेफर टैक्स उसने कोई जिक्र ही नहीं किया आगे क्वेश्चन में। बाय नेचर, किसी एक और एरिया की एग्जांपल दीजिए जिसमें बाय नेचर रिस्क है। रिवैल्यूएशन, शाबाश। और एक रिलेटेड पार्टीज, प्रोविजंस, शाबाश। इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए 3 रिस्क हो। ट्रेड डेटर, मैं कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकता अभी। अच्छा, डेफर टैक्स में भी याद रखें, मैंने प्रोविजनल डिस्कशन की, आगे चल के अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन फर्दर दी तो आपको पता है हम उसको मर्ज करते हैं। ट्रेड डेटर्स कोई इशू नहीं, आइडेंटिफाई फिलहाल मैं कर सकता। अदर करंट एसेट्स कोई नहीं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, सरप्लस ऑन रिवैल्यू, आ गया रिवैल्यूएशन बाय नेचर। रिस्क तो है, इसका मतलब है ऊपर जो उसने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा हुआ है ना, ये कॉस्ट पे नहीं है, ये रिवैल्यूड अमाउंट पे। इसमें भी बाय नेचर रिस्क आ गया, रिवैल्यूएशन की हुई है। हाँ जी, अब आगे मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लो ताकि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है इसको लिंक करके हम एक ही दफा रिस्क असेसमेंट करें। नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये बैलेंस शीट है, नीचे उसने इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी दिए हैं। टर्नओवर है 17,000 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट है 1, ऑपरेटिंग लॉस 164, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, क्या मतलब? ऑपरेटिंग लॉस यानी कंपनी लॉस में चल रही है। अच्छा, अगर मुझे बता दो ना पिछले साल भी लॉस में है कि नहीं, तो मैं फौरी तौर पे गोइंग कंसर्न IAS 570 को अप्लाई करवा देता। उसमें IAS 570 के कुछ प्रोसीजर लिख, एडिशनल प्रोसीजर याद है जो इवेंट्स या कंडीशनल नहीं याद, किसने करने हैं? याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ये तो याद है कि पढ़ा हुआ है कुछ कि इवेंट्स या कंडीशन, और उन इवेंट्स या कंडीशन में क्या ये ऑपरेटिंग लॉसेस थे? और कौन कौन सी कंडीशंस थी बताएं? मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, कंपैरेटर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे, न्यू टेक्नोलॉजी, वो था कोई मैल फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, लोन का था कोई, और क्या था नेट लायबिलिटी पोजीशन, वो क्या था? चले, अभी फिलहाल ऑपरेटिंग लॉस है। मुझे बताइए सिर्फ ऑपरेटिंग लॉस पे मैं गोइंग कंसर्न का इशू राइज कर दूं कि ना करूं? अभी नहीं करना है, एक फैक्टर है। अच्छा, अगर पिछले साल भी लॉस होता ना तो फिर मैं कर देता कि भाई मुसलसल कई सालों से लॉस हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे मुझे अब नजर आया पिछले कई सालों में लॉस हो रहा है, रिजर्व नेगेटिव है। इस साल तो सिर्फ 164 का हुआ है, नहीं वैसे फाइनेंस कॉस्ट भी है, फाइनेंस कॉस्ट की वजह से भी लॉस मजीद बढ़ गया। तो बहरहाल एक इंडिकेशन के तौर पे हम इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, मे भी आगे चल के कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आए जिससे अगर हालात मजीद सवेर होते नजर आए या हमें कोई मजीद इवेंट या कंडीशन मिल गया गोइंग कंसर्न वाला, तो हम गोइंग कंसर्न इशू राइज कर देंगे। वैसे मैं अगर एग्जाम में लिख रहा हूं तो मैंने इस इंफॉर्मेशन सिर्फ लॉस एक इवेंट की बेस पे भी गोइंग कंसर्न इशू डिस्कस कर दो। बहरहाल आगे देखते हैं मजीद शायद कोई। अच्छा, इसमें उसने इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, 2 इश्यूज दिए हुए हैं इसी फाइनेंशियल्स में। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मजीद भी इवेंट या कंडीशन है। करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट से, क्या ये इशू था एक गोइंग कंसर्न के इवेंट या कंडीशन में?
इवन कंडीशन था, यस। नेट लायबिलिटी पोजीशन, इसमें देखिए करंट लायबिलिटीज 8.8 मिलियन है, करंट एसेट्स कितने हैं, तकरीबन 7 मिलियन। तो करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है करंट एसेट से, ये भी एक इंडिकेशन है। और एक और, ये तो करंट पोजीशन है ना, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म लोन एक्सीड कर रहा है इक्विटी से, कैपिटल से, ठीक है। तो ये हमारा लोन जो है लॉन्ग टर्म 13 मिलियन है और शेयर कैपिटल जो है वो 6.5 मिलियन है। तो डेट इक्विटी रेशो और करंट लायबिलिटी, करंट रेशो दोनों इंडिकेट कर रही है कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। तो अब बताइए तीनों इश्यूज को कंबाइन करके गोइंग कंसर्न का इशू डिस्कस करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। शाबाश, जितने कॉन्फिडेंट होकर आपने कहा ना डिस्कस करना चाहिए, उतने ही कॉन्फिडेंटली डिस्कस कर भी दे। क्या प्रोसीजर बताएंगे गोइंग कंसर्न के? शाबाश। इवेंट्स आइडेंटिफाई, प्रोसीजर वो नहीं बताने जो इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं, वो नहीं, जो आइडेंटिफाई करने के बाद एडिशनल प्रोसेस, वो शाबाश। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट ऑब्टेन करेंगे मैनेजमेंट से फ्यूचर के, उनमें सोर्स डाटा देखेंगे, उसकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, अजम्पशंस की रिलायबिलिटी, रीजनेबलनेस देखेंगे, शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्लान फ्यूचर का मैनेजमेंट में, डिस्क्लोजर की एप्रोप्रिएटनेस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी था, ठीक है। सब्सीक्वेंट इवेंट्स को चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने जो हमें प्लान ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, सब्सीक्वेंट टू द ईयर उनके मुताबिक ही अमल किया है कि नहीं। तो ये हमारे प्रोसीजर में किस स्टैंडर्ड में पढ़े थे? 570 में। तो क्या सीफैप में टोटल क्वेश्चन तो 6 होते हैं, फर्ज कीजिए, इसका क्या मतलब है कि उसने 6 स्टैंडर्ड ही टेस्ट किए होंगे? नहीं, बल्कि क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड टेस्ट किए होते हैं। खासतौर पर रिस्क असेसमेंट में आप देख रहे हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को टच कर लेता है। अलग से उन स्टैंडर्ड का पूरा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनाता, लेकिन किसी ना किसी दूसरे क्वेश्चन में मर्ज कर देता है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन सिर्फ रिस्क असेसमेंट का नहीं, 600 ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन सिर्फ ISA 600 का क्वेश्चन नहीं है यार। पेंडिंग है लेक्चर कैफ के सीफैप के, सीफैप। अच्छा चलिए भाई, ये समझ आ रहा है आपको? गोइंग कितने रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिए? 3, इनिशियल ऑडिट का, डेफर्ड टैक्स का, और ये गोइंग कंसर्न वाला। रिलेटेड पार्टी कहां से आ गया? उसके साथ ट्रांजैक्शन तो कोई इन्होंने बताई नहीं है। अच्छा हाँ है, ये बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल वाला भी था। 4 रिस्क हो गए, कितने करने थे? 6। चले आगे देखते हैं। और अदर इंफॉर्मेशन, सेल्स हैव डिक्लाइंड, मुबारक हो। इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, डायरेक्ट जंप लगाई। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और ये सबसे आसान, इनके तो प्रोसीजर भी सबसे आसान है ना, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Sales have declined during the past 2 years because of lower exports. However, the decline in exports have been partially offset by slightly higher local sales. क्या थोड़ी सी लोकल सेल्स बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं कि कंप्लीटली ऑफसेट कर दे। स्लाइटली, पार्शली के वर्ड से हमें वो इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीट ऑफसेट नहीं हुआ। The management is hopeful of a significant increase in local sales in the coming years. मैनेजमेंट होपफुल है, तो क्या हम एज्यूम कर लें कि फ्यूचर में सेल्स ठीक हो जाएगी और एनआरबी की जरूरत नहीं है? मैनेजमेंट उतनी ही होपफुल होती है फ्यूचर के बारे में जितना आप होपफुल होते हैं अपने रिजल्ट के बारे में। घर वाले पूछ रहे हैं कैसी तैयारी? बेहतरीन। कैसे पेपर हुए? बहुत अच्छे। कभी किसी से सुना किसी स्टूडेंट ने ये कहा हो नहीं पेपर सही नहीं हुए? जिसे नहीं, सीए वाले भी नहीं कहते। अच्छा कहते नहीं, घर जाके बताते आपके जितने भी पेपर हुए। कभी एक दफा भी ऐसा हुआ है कि आपने घर वालों को कहा हो कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, या ये कहा हो पेपर ठीक नहीं हुआ? एक दफा भी कहा तो बताया। बहुत अच्छा। चले तो बहरहाल मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन पे ब्लाइंडली रिलाई कर लें कि एविडेंस की बेस पे फैसला कर रहे हैं। एविडेंस की बेस पे, एविडेंस आपको 2 रिस्क बता रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का और ऑप्शन दी जिस मर्जी एक रिस्क को सेलेक्ट करें और उसके प्रोसीजर बताएं। किस रिस्क को सेलेक्ट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को या के वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट को? इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड, बताइए प्रोसीजर। वैल्यू इन यूज रिकैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसमें जो अजम्पशंस यूज हुई हैं उनको असेस करेंगे, शाबाश। और सोर्स डाटा वैल्यूएट करेंगे। और एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट बनता है एंगेज करना हमारा। हाँ, फेयर वैल्यू यूज होती है एक बार। हाँ बिल्कुल फेयर वैल्यू के लिए एक्सपर्ट, शाबाश। और उसकी रिपोर्ट को भी रीड करेंगे, ये होगी। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, शाबाश। अब आप बताइए
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क, सॉरी प्रोसीजर्स, एजिंग एनालिसिस, शाबाश। एनआरवी की एनआरवी को कैसे पता चलेगा एनआरवी क्या है? सेल प्राइस, कौन सी सेल प्राइस? सब्सिक्वेंट टू द, या इवन लास्ट सेल प्राइस, प्रोडक्ट जिस सेल प्राइस पे लास्ट सेल हुई है ना, वो भी ले सकते हैं एनआरवी के तौर पे। ठीक है शाबाश। और एनआरवी की कैलकुलेशन को रिव्यू करेंगे कि वो कैलकुलेशन ठीक है, कॉस्ट की कैलकुलेशन ठीक है, और कंपेयर करके लोअर के ऊपर ही रिकॉर्डिंग की गई। और लास्ट प्रोसीजर डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स की अप्रोप्रिएटनेस को भी चेक करेंगे। जब इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन करते हैं, उसमें सिर्फ अमाउंट की एडजस्टमेंट होती है कि डिस्क्लोजर में इंक्लूड करते हैं? कौन सा डिस्क्लोजर लिखना होता है एनआरवी का? कौन सा? सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से इन्वेंट्री राइट डाउन टू एनआरवी हुई है। ये क्वेश्चन एक दफा आपने पास्ट में पूछ लिया था फिक्स एसेट्स के कंटेक्स्ट में कि इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट हुई है, सीएफओ ने लॉस रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन डिस्क्लोजर्स देने में रिलक्टेंट है, बताइए क्या करेंगे? तो डिस्क्लोजर आना चाहिए। क्या क्या किस चीज का? इंपेयरमेंट जिस वजह से हुई है वो रीजनिंग, वो सर्कमस्टेंसेस डिस्क्लोज करते हैं, सर्कमस्टेंसेस डिस्क्लोज करते हैं। तो अगर रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लिया, डिस्क्लोजर नहीं दिया, वो भी मिसस्टेटमेंट है। 6 रिस्क हो गए पूरे, आगे मजीद आइडेंटिफाई करते हैं। वही एक्स्ट्रा लिखने कोई हर्ज तो नहीं है। NCL's data have increased by 25%, increased by, एक और रिस्क आ गया, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। The data include an amount of rupees 330 million due from a government owned entity। अच्छा, इसमें रिस्क जो आया ना सामने, डेटर्स इंक्रीज, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स का रिस्क आया। लेकिन याद रखें जो गवर्नमेंट से रिसीवेबल होते हैं ना, एक प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट से रिसीवेबल में और एक प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अप्रूवल होने में, पेमेंट होने में देर लगती है, लेकिन मिल जाते हैं, बैड डेट नहीं होते, बैड नहीं होते। The amount became due on 30 June 2016. However, the amount has been rescheduled and is now recoverable in 6 sequential installments over a period of 3 years. इसमें भी एक नहीं 2 रिस्क है। मेरा भाई बताएगा 2 रिस्क कौन कौन से? एक नॉन पेमेंट का, नॉन पेमेंट का रिस्क कौन? ये 25% से डेटर इंक्रीज हो, इसका मतलब कुछ डेटर से पेमेंट नहीं आ रही। और दूसरा डिलेड पेमेंट का। नॉन पेमेंट के प्रोसीजर में हम उसकी रिकवरी के प्रोसीजर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बैड डेट का रिस्क है ना, 25% डेटर इंक्रीज, उसको डेटर से पेमेंट नहीं आ रही, क्या प्रोसीजर? एजिंग एनालिसिस। और अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो बैंकरप्ट हुआ तो लिक्विडेटर से हिसाब किताब करेंगे भाई के साथ। कर लिया लिक्विडेटर से हिसाब किताब, कुछ खतों किताबत भी करेंगे उसके साथ। अच्छा वो भी कर लिया। और कैश रिकवरी इतना बड़ा है बेटा, सब्सिक्वेंट कैश रिकवर कितना हुआ है? जितना कैश रिकवर हो गया है उतने की प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा शुक्र है, ये सारे उतने की नहीं, रिमेनिंग की। चलिए ये 2 प्रोसीजर हो गए आपके वैल्यूएशन ऑफ डेटर के। ठीक है, अब डिलेड पेमेंट के क्या रिस्क है? यहाँ पे ये जो कह रहा है रीशेड्यूलिंग हुई है 6 सीक्वेंस इंस्टॉलमेंट ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, इसमें रिस्क क्या है? रिस्क क्लासिफिकेशन ऑफ डेटर्स का, कि कुछ शॉर्ट टर्म रिसीवेबल है, कुछ लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफिकेशन करनी है। जब मैं आईकॉम में था ना, तो उसमें एक एडजस्टमेंट करवाते होते थे। ठीक है, आपने बताना है कि ये एडजस्टमेंट ठीक है कि गलत। मैं क्या करता है, बैंक से 100 मिलियन लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो जब बैलेंस शीट बनाते थे तो 100 मिलियन प्लस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मिलियन, टोटल 110 मिलियन लाइबिलिटी साइड पे लिख देते थे। क्या गलत है? करंट और नॉन करंट। शाबाश। जो इंटरेस्ट है वो करंट में आएगा, और जो 100 मिलियन है बाकी का, ये भी गलत है। उसमें से भी, लोन में से भी जितना पेएबल है विद इन 1 ईयर, और कितना पेएबल है विद इन 1 ईयर, ये कैसे पता चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के, एग्रीमेंट पढ़ के। तो यहां पे भी अब कह रहा है रीशेड्यूल हुआ है, तो हमारे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होगा? रीशेड्यूलिंग का जो एग्रीमेंट हुआ है वो उसमें देखेंगे क्या तय पाया, कितनी इंस्टॉलमेंट है, कब पे करनी है, क्या अमाउंट बनती है। ठीक, और ड्यू डेट्स पे रिकवरी अब हो रही है कि नहीं हो रही? कोई एक आधी इंस्टॉलमेंट हो सकता है हमारे ऑडिट कंप्लीट होने से पहले पहले ड्यू हो। अगर इस तरह की बात है तो सब्सिक्वेंटली पेमेंट देख लेंगे कि क्या वो शेड्यूल्ड प्लान के मुताबिक हुई है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम? 2 रिस्क एग्री करते हैं कि इसमें 2 रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, और इसमें भी 2 रिस्क। कितने टोटल रिस्क हो गए? 8। यहां तक 6 थे, यहां तक 8। अभी क्वेश्चन चल रहा है जी। On 1 November 2016, the management entered into a contract with a new supplier for supply of its main raw material. The new supplier has offered 15% lower price. Quality
कंप्रोमाइज हो जाएगी। द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रीवियस सप्लायर हैज बीन टर्मिनेटेड, प्रीवियस सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। द ऑडिट टीम हैज आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड दैट ए सीनियर मेंबर ऑफ परचेज डिपार्टमेंट वाज फायर्ड इन सितंबर 2016। आपको एक चीज बता दो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एम्प्लॉइज को इस वजह से कभी फायर नहीं करते कि वो कंपिटेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ट्रेनिंग सिखाना इसी चीज का नाम है। नॉर्मली जब कभी एम्प्लॉय को फायर किया जाता है ना, वो किसी ना किसी फ्रॉड की वजह, दो रीजन हो सकते हैं। पहली रीजन ये फायर करने की कि वो फ्रॉड कर रहा था, दूसरी रीजन फायर करने की ये होती है कि वो फ्रॉड नहीं कर रहा था। फ्रॉड उसके नहीं ना 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 जब डिपार्टमेंट में बाकी लोग फ्रॉड कर रहे हो और वो ही नहीं कर रहा, तो सीनियर क्या करते हैं, हाँ वो इस्तीफा दे, वो कहता है भाई मैं कल दिया, किसने इस्तीफा, नैब के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। मतलब हम उससे लिंक नहीं करते उसको, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। वो कहता है भाई प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस प्रेशर में मैं काम नहीं कर सकता। तो ये has also been informed that a senior member of purchase department was fired in some। अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें। एक तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क ऑफ फ्रॉड राइज होता है परचेज डिपार्टमेंट में, एग्री करते हैं? yes, नॉर्मली अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड होना, जैसा क्वेश्चन के स्टार्ट में था कि कंसंट्रेशन है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तो हमारे प्रोसीजर जनरल होते हैं। यहां पे भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है, उस रिस्क ऑफ फ्रॉड में और इस रिस्क ऑफ फ्रॉड में फर्क है, ये परचेजेस में है। इसमें जब आपने प्रोसीजर्स बताने हैं ना, तो परचेजेस से रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं, क्योंकि फ्रॉड परचेज डिपार्टमेंट में है। इसमें हम देखेंगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मेजर परचेजेस की अप्रूवल जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, बिड्स कोटेशंस कॉल हो रही है कि नहीं हो रही। और ये जो ऊपर 15% लोअर वाला, इसमें क्या रिस्क है, ये अच्छी बात नहीं है, सस्ता सा क्या कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, शाबाश, ये अच्छा पॉइंट उठाया। कॉन्ट्रैक्ट विद प्रीवियस सप्लायर टर्मिनेट किया, क्या इस पे हो सकता है हमें कोई डैमेजेस पे करना पड़े? हो सकता है। कितने स्टूडेंट के ध्यान में आया था? एग्रीमेंट रीड करना पड़ेगा, और उसमें खासतौर पे डैमेज क्लास। 30, ये तो 3 रिस्क हो गए। तीसरा रिस्क है 15%। जब रॉ मटेरियल लोअर प्राइस पे बाय करते हैं, इसका दूसरा मतलब क्या होता है भला, कि पहला सप्लायर ठग रहा था, इसका ये मतलब है क्या? ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट सप्लायर है जो हमें सस्ता माल भेज रहा है, वो चीपर माल सप्लाई कर रहा हो, घटिया माल सप्लाई कर रहा हो, क्वालिटी कंप्रोमाइज, ठीक है। एक केस स्टडी मुझे याद आ रही है, उसमें उसने इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे ये भी लिखा था कि लोगों की कंप्लेंट्स प्रोडक्ट के बारे में बढ़ गई हैं। इससे हम क्लियर हो गए कि रॉ मटेरियल गलत सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां पे उसने आगे मेरा ख्याल है क्वेश्चन में बात नहीं की कि प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट्स हमारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो 15% बताइए, फिर रिस्क के तौर पे डिस्कस करना चाहिए। अगर पीपल की कंप्लेंट्स के प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स आ रही होती ना, फिर तो 100% कंफर्म था। हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और वारंटी की प्रोविजन में रिस्क आइडेंटिफाई करना था। यहां पे भी मेरा ख्याल है आइडेंटिफाई करना चाहिए। चीपर है तो हो सकता है लोअर क्वालिटी की प्रोडक्ट हो, या इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, मैं हाथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अंडरलाइन करके छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट पॉइंट हो चुके हैं। जब हमारे पास बड़े बड़े रिस्क आ गए हैं, तो इस छोटे को डिस्कस करने का क्या पूरे हो रहे हैं ना। हाँ, अगर इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वो दे देता है, आगे चल के अगर दे दे कि जो इन्वेंट्री में रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं, प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रही, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो हम कंफर्म उसको इस इंफॉर्मेशन के साथ मिला के डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एक इवेंट सामने आया, एक इवेंट की बेस पे भी गोइंग कंसर्न का रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंगल इवेंट या कंडीशन की बेस पे भी। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि मजीद अगर कुछ मिल जाए तो उनको मिला के डिस्कस करें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। चलिए, इसमें फिर 2 रिस्क मैं डिस्कस इंक्लूड कर रहा हूं, एक ये टर्मिनेशन वाला और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वाला, एक एम्प्लॉय फायरिंग वाला। डन जी। कितने रिस्क हो गए? 10। क्वेश्चन अभी बाकी। NCL revalues its plant and machinery after every 3 years. Last revaluation was carried out in 2014. आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कितने सालों के बाद रीवैल्यूएशन करवाना लाजमी होता है? नहीं, हर साल नहीं होता, हर साल में रिवैल्यूएशन मेरा 3 साल है या 5 साल है, 3 से 5 की रेंज है। हाँ जी, अगर मार्केट में ये कहां पे कहीं लिखा हुआ है? यह सेक्शन में, हाँ 3 से 5 साल। यहां पे एक भाई ने प्रोसीजर लिखे हैं रीवैल्यूएशन के, कि एक्सपर्ट्स की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखेंगे, रीवैल्यूएशन रिपोर्ट पढ़ के देखेंगे, अजम्पशंस देखें, सारा गलत। वो उस वक्त हमने देखना है जब रिवैल्यूएशन हुई हो। यहां पे 2014 और हम 2016 का ऑडिट कर रहे हैं,
इसमें तो रिवैल्यूएशन होगी ही नहीं इस साल, 14 में हो गई, अगले 3 साल तक रिवैल्यूएशन हो। हाँ, लेकिन अगर इंडिकेशंस हो कि मार्केट वैल्यू चेंज हुई है तो उस सूरत में हमने रिवैल्यूएशन करवानी है, वरना नहीं। तो इसमें प्रोसीजर इस चीज के नहीं लिखने कि रिवैल्यूएशन हुई है तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इसमें प्रोसीजर लिखने इस चीज के कि क्या रिवैल्यूएशन इस साल करवाने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मली जब एक दफा रिवैल्यूएशन हो जाए तो 3 साल तक रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती अगर सर्कमस्टेंसेस सेम रहे। ठीक है, क्या इस साल में पिछले साल रिवैल्यूएशन कराई जो जिन कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया, इस साल पाकिस्तान के करंट हालात के मुताबिक मुझे बताइए रिवैल्यूएशन करवाने की जरूरत है दोबारा? क्यों जरूरत है? इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम हो रही होगी, इंपेयरमेंट लॉस का रिस्क है, या फेयर वैल्यू के कैरिंग अमाउंट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होने का रिस्क है। तो यही चीज हमने देखनी है। अगर तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है जिनसे फेयर वैल्यू, मार्केट के हालात इतने बुरे नहीं है, मार्केट में इतना चेंज नहीं आया जो फेयर वैल्यू को सिग्निफिकेंटली बुक वैल्यू से चेंज कर दे, तो एज इट इज रहने देंगे, फिर जरूरत नहीं है, वरना हमें रिवैल्यूएशन करवाएंगे। तो इसमें प्रोसीजर क्या हम बताएंगे, मार्केट सर्कमस्टेंसेस को रिव्यू करेंगे। हम ऊपर वाले पॉइंट में इसकी इंपेयरमेंट तो कर रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये इंपेयरमेंट वाला पॉइंट यहाँ पे क्यों डिस्कस करेंगे, ऊपर इंपेयरमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं जब डिक्रीज इन सेल की वजह से था, तो इसको उसके साथ फिर लिंक कर दें। अब इस साल भी रिवैल्यूएशन करवाने की जरूरत है, क्योंकि इंपेयरमेंट की इंडिकेशन डिक्रीज इन सेल की वजह से भी है, इसलिए इस साल रिवैल्यूएशन करवानी चाहिए। क्लियर? लेकिन रिवैल्यूएशन हो गई है तो क्या प्रोसीजर होंगे वो नहीं लिखने। ठीक, इसमें एक ही मेरा ख्याल है प्रोसीजर आएगा कि रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से, चूंकि सर्कमस्टेंसेस कंपनी की पुअर है, डिक्रीज इन सेल है, इस वजह से प्रोबेबली कैरिंग वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होगी, इसको रिवैल्यू करवाना चाहिए। क्लियर जी? नेक्स्ट, द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंप्राइज ऑफ 5 स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ इंटरनल ऑडिटर हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छी बात है। द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छी बात है, ये गुड इंटरनल कंट्रोल की निशानी, गुड सिस्टम की, गुड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निशानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना। हाँ जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ चेयर बिल्कुल, तो अच्छा इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है। हाँ, डायरेक्टर कमेटी का चेयरमैन है, ये नहीं, वो ये कह रहा है कि जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। नहीं, वो अपॉइंटमेंट से पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, अपॉइंटमेंट के बाद तो चेयरमैन बन गया वो, लेकिन उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही कहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही कहेंगे। नहीं समझ आ रही? इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था पहले, लेकिन जब चेयरमैन बन गया फिर तो वो इंडिपेंडेंट, फिर भी इंडिपेंडेंट रहा, उसका कंपनी से, मैनेजमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो चेयरमैन डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बना है, वो कंपनी का सीईओ नहीं बना, कंपनी का सीएफओ नहीं बना, चेयरमैन से रहा, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी भी सब कमेटी होती है, नहीं होती है। अब वो ना ऐसे ना करें, अब ऑडिट कमेटी या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता। द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैज कैरीड आउट नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। The reports of internal auditor include many good suggestions for improving the efficiency of operations। ये तो मुझे याद आ गया, ISA 610, उसमें वो कहता था उसके स्कोप में बहुत सी एक्टिविटीज शामिल की जा सकती हैं, और जो इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना ये भी इंटरनल ऑडिट के स्कोप में शामिल हो सकता है। पढ़ा था। चलिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है, सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। फिर कह रहे however they do not contain any serious deficiencies or adverse comments in any area। कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज नहीं, यानी आप किसी थाने का रिव्यू करने के लिए जाएं, एसएचओ से कहें हाँ भाई पिछले पूरे महीने की रिपोर्ट देगा, वो कहे सर छोटी मोटी जो है वारदातें वो होती रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग की, मोटरसाइकिल गुम होने की, बड़ी वारदात कोई नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब होगा कि सब अच्छा है, तो कंपनी में भी सब अच्छा है, या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सीरियस डेफिशिएंसी एडवर्स कमेंट्स रिपोर्ट करें। हाँ, इसके ऊपर किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस, किसका, अब लिंक करना शुरू है, अब किसका होगा, बोर्ड ऑफ, क्योंकि वो क्लोज कंपनी है, फैमिली ओन्ड कंपनी है। फैमिली ओन्ड कंपनी में ये प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मली चूंकि वो जो ग्रुप होता है उनका सारी डिसीजन मेकिंग वही फैमिली कर रही होती है, तो अगर कुछ गलत प्रैक्टिस हो भी रही हो तो जूनियर एम्प्लॉइज नॉर्मली रिपोर्ट नहीं करते।
क्लियर है? Yes. कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन था, रिस्क क्लियर, प्रोसीजर भी क्लियर। चलिए अब वही 3 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन एक दफा पूरा क्वेश्चन रिफ्रेश हो जाएगा। जल्दी से फ्रेश पेज निकालें और जितने भी आपने रिस्क इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया उनको लिखें। शाबाश, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी यही करें जी। चलिए उम्मीद है आपने रिस्क लिख लिए होंगे। कितने रिस्क लिखे मेरे भाई ने? 1 2 3 4 5, कितने लिखे आपने? चलिए ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन खास तौर पे मैंने सिलेक्ट किया, वो भाई आ जाए नहीं कर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या जब कभी हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आए, हर फिगर को हमने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? तो मैंने क्या जवाब दिया था कि नहीं, आपने सिर्फ ओवरऑल मतलब कैलकुलेटर की बजाय इसको सरसरी तौर पे देख के वैल्यूएट करना है किस जगह पे सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। जिस जगह पे सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा हो उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना उसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ सॉल्यूशन में इतना लिख दें, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेटर, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल्स। एग्जैक्ट कितने % इंक्रीज या डिक्रीज है ये ऑडिट के पेपर में सॉल्यूशन में लिखना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे उसका असल मकसद आपसे कैलकुलेशन करवाना नहीं है, रिस्क आइडेंटिफाई करवाना है और रिलेटेड प्रोसीजर पूछना। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन एंड स्पेसिफाई द की ऑडिट स्टेप्स विच यू विल परफॉर्म इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। कौन सी दो चीजें पूछ रहा है? रिस्क और प्रोसीजर। प्रोसीजर और रिस्क नहीं बोलना, तरतीब से चलें लॉजिकली। पहले रिस्क आइडेंटिफाई होता है, फिर प्रोसीजर के पहले प्रोसीजर फिर रिस्क, पहले रिस्क फिर प्रोसीजर। शाबाश, चलिए स्टार्ट करें जी। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ साकिब शौकत एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2018। बताइए कोई प्रॉब्लम है? इनिशियल ऑडिट का रिस्क है? नहीं है। MEL is a listed company and is engaged in the manufacturing of wearable sports sensors, smart watches, GPS navigation system, vehicle cameras and fleet management system and sells it through a chain of distributors throughout the country. कोई रिस्क है इस लाइन में? नेचर ऑफ बिजनेस बता रहा है। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस में अगर ऐसी प्रोडक्ट्स हो जो सीजन बेस्ड हैं, फैशन बेस्ड हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, तो उनमें जब भी फैशन या टेक्नोलॉजी चेंज होगी उनके ऑब्सोलीट होने का रिस्क होगा। ये बात समझ आई? नेचर ऑफ प्रोडक्ट जब डिस्कस कर रहा हो तो आपने गौर से देखना है। अक्सर औकात नेचर ऑफ प्रोडक्ट से रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे अगर फैशन बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड्स हो तो क्या रिस्क है? टेक्नोलॉजी या फैशन चेंज होने से प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अगर पेरिशेबल गुड्स हो जैसे फूड आइटम्स है, ठीक है, एक्सपायर्ड हो सकती, तो नेचर। और अगर वैल्यूएबल आइटम्स हो, हाई वैल्यू आइटम्स हो, उनके चोरी होने का रिस्क होता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में भी हमारे लिए रिस्क होते हैं। यहां पे कोई रिस्क नजर आ रहा है आपको? टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट वॉचेस, स्पोर्ट्स सेंसर, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क है। मैं इसको अंडरलाइन करके अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लूं, अगर तो अदर इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज हुई जो कि इस रिस्क से रिलेट कर रही है, मैं रिलेट करके रिस्क आइडेंटिफाई, वरना अभी भी रिस्क लिख लूंगा मैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से इनके ऑब्सोलीट होने का रिस्क है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फर्दर इंफॉर्मेशन है जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से ही रिलेट कर रही हो, मैं उसको साथ मिला के आगे रिस्क असेसमेंट करूंगा। क्लियर? अच्छा यहां पे एक और रिस्क है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का। शाबाश, ये कल भी रिस्क आया था। कौन सा स्टैंडर्ड है सेगमेंट रिपोर्टिंग का? हमारा ऑडिट का 501, उसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग डिस्कस हुआ है। और इसके प्रोसीजर में क्या कहता है? प्रोसीजर क्राइटेरिया वैल्यूएट कीजिए कि फ्रेमवर्क के मुताबिक क्राइटेरिया की क्लासिफिकेशन की गई है कि नहीं, और डिस्क्लोजर्स और कंसिस्टेंसी ऑफ क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया कितने % था? 10% था कि 15% था? 10% था। 10 और 75% क्या चीज थी? जो टोटल सेगमेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो 75 होने चाहिए, 75% होने चाहिए। चलिए तो यहां पे सेगमेंट रिपोर्टिंग का रिस्क है, ये पहला रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा रिस्क भी है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट की वजह। लेकिन अगेन अगर आगे फर्दर इंफॉर्मेशन हुई उसके साथ लिंक करवाऊंगा, वरना डायरेक्ट भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। अब ये हमारे सामने टेबल आ गया,
इस अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने जो सबसे बड़ा इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने में नाकाम रहे, सबसे बड़ी गलती की, वो डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर इस टेबल पे परफॉर्म करना शुरू हो गए। हालांकि डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, सिंपल मुझे बताइए। अच्छा, हमने अब जो रिस्क असेसमेंट करनी है उसने डिफरेंट सेगमेंट दिए, टोटल भी दिया है। हमने रिस्क असेसमेंट टोटल की बेस पे करनी है या कि सेगमेंट की बेस पे? पहला क्वेश्चन, सेगमेंट की बेस पे। जब सेगमेंट की बेस पे रिस्क असेसमेंट कर लेंगे तो टोटल इन सेगमेंट से मिलकर बना है, उसकी अलग से रिस्क असेसमेंट की जरूरत नहीं है। पहली चीज, पहला लेसन क्या हमें मिला? सेगमेंट की बेस पे रिस्क असेसमेंट। रेवेन्यू, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम डिक्रीज हो रहा, वेरिएबल स्पोर्ट सेंसर डिक्रीज हो रहे, ऑल अदर सेगमेंट इंक्रीज हो रहे। रिस्क कहां पे है? पहले दोनों में, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में और वेरिएबल स्पोर्ट सेंसर में। कौन से रिस्क है? कौन सा रिस्क? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इंपेयरमेंट नहीं है रिस्क है। उनका बिक ही नहीं रहा, ना जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बिक रहा है, ना वेरिएबल स्पोर्ट सेंसर बिक रहा है। नहीं बिक रहा तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी ना। लेकिन अगेन, अगर उसने आगे चल के कोई इंफॉर्मेशन दी तो मैंने उसको मर्ज करना, ये भूल ना जाइएगा। इसलिए जरूरी है पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए, फिर पहला रिस्क लिखा जाए। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए, फिर, क्योंकि बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन लिंक्ड होती है। जिस आपका अकाउंटिंग के पेपर होता है, ट्रायल बैलेंस है, नीचे एडजस्टमेंट्स है, तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट आती है साथ साथ रिकॉर्ड करते जाते हैं कि पहले सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के इंफॉर्मेशन जिस जिस अकाउंट से रिलेट कर रही है उसे मार्क करते हैं, ताकि बाद में जब एडजस्टमेंट करें तो उसके नीचे इंफॉर्मेशन जो रिलेट कर रही है उसको काउंट फॉर करके एडजस्टमेंट करें। ऐसे ही करते हैं ना, उसी तरह आपने यहां पे भी ऐसे ही करना है। जो आपको इनकम स्टेटमेंट भी, सॉरी, ये उसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दी है, नीचे अदर इंफॉर्मेशन भी दी है, तो पहले सारी अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ के टिक लगाते जाएं कि ये इंफॉर्मेशन इससे रिलेट करती है, इंफॉर्मेशन इससे रिस्क, ताकि एक कंप्रीहेंसिव रिस्क असेसमेंट उसे दे। वरना कुछ पॉइंट आपने रिस्क एनालिसिस की सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स आप लिख रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स हो सकता है मिस कर जाए। तो यहां पे दो रिस्क मजीद आ गए जो डिक्रीज इन रेवेन्यू की वजह से है, जीपीएस नेविगेशन और वेरिएबल स्पोर्ट सेंसर। अच्छा, मुझे बताइए, दोनों को मैं इकट्ठा ही लिख दूं कि डिक्रीज इन सेल्स की वजह से जीपीएस का रिस्क अलग और वेरिएबल स्पोर्ट सेंसर का अलग? एग्जाम में इकट्ठा लिख देना चाहिए क्योंकि रिस्क सेम है, रिस्क सेम है। भाई प्रोडक्ट ए की इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही है, प्रोडक्ट बी की भी ऑब्सोलीट हो रही है, एग्जाम में ए और बी की अलग-अलग लिखेंगे प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट इकट्ठा। तो यहां पे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशो, इनमें कोई सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन नजर नहीं आ रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, लेकिन सेल्स भी कम हो रही है। यहां पे भी कम हो रही है, ठीक है, यहां पे बढ़, तो मुझे तकरीबन कंसिस्टेंट ही लग रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसका असेसमेंट करते हैं नहीं हम, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो बेसिकली इन इटसेल्फ कोई एरिया नहीं है, वो तो नेट होगी। फिक्स एसेट्स, हाँ, फिक्स एसेट में रिस्क हो सकता है, ये कम हो रहे हैं, ये भी कम हो रहे हैं, ये ज्यादा हो रहे हैं। कम होने में रिस्क है कि ज्यादा होने में? फिक्स एसेट पिछले साल की निस्बत ज्यादा होने में रिस्क है कि कम होने में? कम होने में क्या रिस्क है? ज्यादा होने में परचेजेस किया, मिसक्लासिफिकेशन की गई होगी। तो यहां पे हमारा रिस्क इस ऑल अदर सेगमेंट्स में है कि इसमें सिग्निफिकेंट एसेट्स इंक्रीज किए गए हैं, इनमें मिसक्लासिफिकेशन का रिस्क है। आगे चल के वो फर्दर इंफॉर्मेशन में इस बात को सपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है इस चीज से। डेटर्स में बताइए रिस्क है कि नहीं? अब डेटर में भी बताया मेरा भाई, डिक्रीज इन डेटर में रिस्क है कि इंक्रीज में? इंक्रीज में, तो ऑल अदर सेगमेंट्स में इंक्रीज। इन्वेंट्री में, डिक्रीज इन इन्वेंट्री में रिस्क है या इंक्रीज में? इंक्रीज में। तो इस टेबल से हमें जो रिस्क सामने आए वो डिक्रीज इन रेवेन्यू, इसकी वजह से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, दो रिस्क ये हो गए। फिक्स एसेट्स में इंक्रीज आया, एक रिस्क ये। 3 डेटर्स में रिस्क है, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स का और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का। एग्री करते हैं ये रिस्क इस टेबल से सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रखें फर्दर इंफॉर्मेशन में मजीद इंफॉर्मेशन देगा आपको जो कि इन रिस्क को सपोर्ट करेगी, तो हमने उसको इंक्लूड करके उन आर्गुमेंट्स को फिर रिस्क असेसमेंट एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। MEL was witnessing a shift of customer from wearable sports sensors to smart watches, which have additional features as compared to feature being offered by wearable sports sensors. Therefore, यानी wearable sports sensor की डिमांड कम हो रही है और स्मार्ट वॉचेस की डिमांड ज्यादा। Therefore, to maintain its customer base, MEL started developing its own smartwatch and successfully launched in 2018.
MEL intends to expand its product range in the smartwatch segment by expanding its manufacturing facility, which would be financed through a right issue. अब देखिए वो आपका रिस्क सप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा रिस्क? वैल्यूएशन का। वेरिएबल स्पोर्ट्स सेंसर कह रहे हैं शिफ्ट है, कस्टमर वेरिएबल स्पोर्ट्स सेंसर को छोड़ के स्मार्ट वॉचेस की तरफ जा रहे हैं। अब समझ आया आपको वेरिएबल स्पोर्ट्स सेंसर की डिमांड क्यों कम हो रही है, सेल्स क्यों कम है? क्योंकि कस्टमर इसको छोड़ के स्मार्ट वॉचेस की तरफ जा रहे हैं। तो स्मार्ट वॉचेस में बिजनेस कर रही है कंपनी? कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। तो वो किधर है स्मार्ट वॉचेस? और अदर सेगमेंट में। इससे हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग का रिस्क सप्लीमेंट हो गया। वहां पे जब हम कह रहे थे कि सेगमेंट रिपोर्टिंग में मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है, कंफर्म हो गया कि स्मार्ट वॉच प्रोडक्ट स्टार्ट की है, उसको अलग से रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसको अलग से रिपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने किसी कंपनी का ऑडिट ऐसा किया जिसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही एडमिन एक्सपेंसेस से ज्यादा फिगर है, कभी ऐसा? हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते थे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस क्या? छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे छोटे मोटे ही होने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं छोटे मोटे खर्चे किसी बड़े एरिया से एक्सीड कर जाए। यहां पे ऑल अदर सेगमेंट छोटे मोटे होने चाहिए ना, लेकिन देखिए वो छोटे मोटे 3.5 मिलियन के करीब है, जो कि टोटल का शायद 25% से ज्यादा। तो ये चीजें इंडिकेट कर रही है कि ऑल अदर सेगमेंट्स में कोई बड़ी बला छुपी हुई है, कोई बड़ा सेगमेंट छुपा हुआ है जिसको रिपोर्ट करना है, और हमने ढूंढ लिया वो कौन सा सेगमेंट है? स्मार्ट सेगमेंट। लेकिन स्मार्ट सेगमेंट का रिस्क भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको उसके साथ मर्ज करेंगे, ये अलग से रिस्क नहीं आएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी शिफ्ट हो रहे हैं ना, कस्टमर वेरिएबल स्पोर्ट्स से शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्ट वॉच की तरफ, तो वेरिएबल स्पोर्ट्स सेंसर की इन्वेंटरी ऑब्सोलीट होने का जो रिस्क है, ये भी आपने अलग से डिस्कस नहीं करना। क्यों नहीं करना? ऊपर हमने फाइनेंशियल फिगर से ये आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया था, नीचे तो सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसको मर्ज करना है, रिस्क को सेपरेटली डिस्कस नहीं करना। क्लियर? तो मुझे बताइए इस पैराग्राफ में जो रिस्क हमें नजर आए वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, सपोर्ट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे। क्या इस पैराग्राफ में कोई और रिस्क है? डेवलप किया है, डेवलप्ड का लफ्ज अंडरलाइन करें। डेवलप करना है या कर लिया है? कर रहे हैं नहीं, कर चुके हैं। Started developing its own smart and successfully launched it in 2018। कर चुके हैं भाई, डेवलप कर रहे हैं कि कर चुके हैं? कर चुके हैं। कर रहे होते वैसे फिर भी रिस्क सेम रहता, क्या रिस्क है इसमें? क्राइटेरिया, डेवलपमेंट क्राइटेरिया, जो कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? IS 38। ठीक है, और IS 38 में मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है। वो कहता है आप रिसर्च एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो हमने क्राइटेरिया चेक करना होता है। अच्छा, इस इनटेंजिबल एसेट्स को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ऑडिट में कौन सा स्टैंडर्ड है? IS 38 को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ऑडिट में कौन सा स्टैंडर्ड है, या कौन सा स्टैंडर्ड करीब तरीन है वेरिफिकेशन के लिए? 540 नहीं, फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स नहीं, फेयर वैल्यू उसके प्रोसीजर नहीं आ सकते, उसके प्रोसीजर भी आ सकते। क्राइटेरिया तो चेक करेंगे, सैंपल बेस पे कुछ एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करके उनकी इनवॉइसिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, लेकिन उसमें एस्टीमेट्स, रीजनेबलनेस भी तो चेक करना है। क्राइटेरिया अगर आप याद हो उसमें उस तरह की बात करता है, इसमें मैनेजमेंट के एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्राइटेरिया याद है? एक और भी रिस्क है, राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू क्या होता है? फर्दर शेयर इशू करना। फर्दर शेयर इशू करते हुए कंपनी की कोशिश क्या होगी? पैसे कम मिलेंगे ज्यादा, शेयर के ज्यादा। कैसे मिलेंगे शेयर के ज्यादा पैसे? फाइनेंशियल पोजीशन जब बेहतर होगी। तो कंपनी ने राइट इशू के जरिए कर चुकी है राइट इशू या करने हैं? तो क्या रिस्क है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट करेगी ताकि उसे शेयर्स की हाई प्राइस मिले, क्योंकि शेयर इशू करने जा रही है कि नहीं रिस्क? शाबाश, ये हो गया। और खास तौर पे ये रिस्क जब मिलेगा ना, उसके साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी पढ़ा था कि CFO CEO सेम फैमिली से है, उसकी वजह से तो रिस्क कंफर्म हो जाएगा, है ना? है ना? वो पिछला सवाल था। चलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया रिस्क असेसमेंट। कितने रिस्क आइडेंटिफाई हुए यहां तक हमारे? इसमें तो
5 रिस्क इसमें थे, 2 रिस्क इसमें नहीं आए, डेवलपमेंट वाला और राइट इशू वाला। 5 रिस्क हमें इस टेबल में से मिल गए थे कि नहीं? चलिए बाकी क्वेश्चन अभी है, लेकिन वो नमाज ब्रेक के बाद उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, चलिए पास कीजिएगा जी। तो चलते हैं लेक्चर क्वेश्चन के अगले हिस्से पे। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 ऑन 10 अप्रैल 2018, ईयर एंड क्या था इस कंपनी का? मई 2018, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, जो भी वो आगे बताने जा रहा है। On 10th April 2018, MEL publicly announced that it was closing an old, fully depreciated plant, which was used to manufacture a component used in the wearable sports sensors, and will instead import it from China at cheaper rates. Wearable sports equipment बनाने के लिए जो old plant था उसको कर दिया close, और अब इसको चाइना से import किया जाएगा at cheaper rates. Management is considering various options in respect of this plant. However, the affected employees were communicated about the decision on the same date, 10 April. And negotiation with the labor union were started for agreeing on the termination payments. ये बताइए एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है? ये तो एडजस्टिंग, बल्कि ये तो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन है, तो सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं। पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी गई, ईयर एंड पे पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो क्या इसकी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए? करनी चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन में कितने रिस्क हैं इस पार्ट में, सेकंड में? एक रीस्ट्रक्चरिंग वाला, टर्मिनेशन बेनिफिट्स पे करने हैं एम्प्लॉइज को। दूसरा, प्लांट को राइट अभी डिस्पोज हुआ ही नहीं है, बंद करना है, बंद कर दिया है, शाबाश, अभी एसेट हेल्ड फॉर सेल आ गया। इसकी क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट का रिस्क है। क्लासिफिकेशन इसकी होनी चाहिए करंट एसेट में, मेजरमेंट होनी चाहिए फेयर वैल्यू पे। 2 रिस्क हो गए, और कोई रिस्क है? फॉरेन करेंसी। अच्छा बताइए क्या फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो चुकी है या अभी होनी है? कैसे पता चला होनी है? उसने विल का वर्ड यूज किया है, विल इंस्टेड, इसलिए मेरा ख्याल है इसमें फॉरेन करेंसी का रिस्क इस साल में नहीं आना चाहिए। ये रिस्क जरूर है, लेकिन जिस साल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुई हो उस साल होगा रिस्क। यहां पे 2 रिस्क। पहला, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, क्या प्रोसीजर है? शाबाश, प्रोसीजर बताइए। क्लासिफिकेशन इंश्योर करेंगे कि इट हैज बीन क्लासिफाइड इन करंट एसेट्स, डेप्रिसिएशन स्टॉप हो चुकी हो, डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट हो, और वैल्यूएशन रिपोर्ट एक्सपर्ट की देखेंगे, एक्सपर्ट की कंप्लीटनेस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक कर देंगे। कोई नेसेसरी स्टेप्स ले लिए गए इसको डिस्पोज करने के लिए, उन स्टेप्स को रिव्यू करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल भी तो देखनी है। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में क्या प्रोसीजर होंगे? ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। अब ट्रेड यूनियन की, लेबर यूनियन की बात कर रहा है, क्या लेबर यूनियन के साथ अगर कोई सेटलमेंट हो गया, उनको निगोशिएशन है, उसका स्टेटस देखेंगे। अगर रिटर्न कोई एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को रीड करेंगे, अगर लेबर यूनियन के साथ हुआ है, नहीं तो निगोशिएशन का अप टू डेट स्टेटस जो है उसको रिव्यू करेंगे। अच्छा, यहां पे इंपोर्ट वाला रिस्क हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं करूंगा, अभी किया नहीं। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि इट हैज इंपोर्टेड, फिर रिस्क होता, उस सूरत में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? ईयर एंड का क्लोजिंग पेएबल, क्या उसको क्लोजिंग रेट्स पे अपडेट किया गया लायबिलिटी का? पता, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेएबल और बैलेंस शीट डेट पे उसको अपडेट करते हैं, और जो उसका डिफरेंस होता है वो एसेट की कॉस्ट में या इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाता है या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट लॉस, शाबाश। तो हम ये एडजस्टमेंट चेक करेंगे। फिर सैंपल बेस पे ड्यूरिंग द ईयर जो फॉरेन करेंसी परचेज रिकॉर्ड की गई है, उनका सैंपल सेलेक्ट करके टेस्ट करेंगे कि क्या वो उसी डेट, जो उस रेलिवेंट डेट का एक्सचेंज रेट था, उस पर रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। ठीक है, ये उस वक्त करते हैं अगर ये इंपोर्ट का रिस्क होता है। इस क्वेश्चन में एडिशनल आपके साथ डिस्कस किया है, वरना इस क्वेश्चन में ये नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, A significant portion of sale of GPS navigation system consists of sale to the tourism industry. Tourism industry को navigation system sale करते हैं। The government had made it mandatory for all tour operators to install GPS navigation system.
The compliance has to be made by all tour operators over a period of 4 years. Association representing the countries, हम इसके याद रखें, गवर्नमेंट ने एक चीज लाजमी करार दे दी और हम इसके सप्लायर्स हैं। बताइए हमारे लिए गुड थिंग है कि बैड? गवर्नमेंट ने कहा जो भी मोटरसाइकिल चलाएगा हेलमेट लाजमी पहनेगा, और हम हेलमेट बनाने वाली कंपनी, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। Association representing the country's tour operators had signed a 4-year agreement in April 2016 with MEL, under which discounted sale price has been offered to the tour operator, which cannot be raised. 4 साल के लिए एग्रीमेंट किया जिसमें डिस्काउंटेड सेल प्राइस एग्री की गई, जो कि इंक्रीज नहीं की जा सकती। वैसे भी जो प्राइस एग्री हो जाए उसको तो इंक्रीज नहीं किया जा सकता ना बाद में, जनरली भी ऐसा ही होता है, एग्रीड प्राइस को इंक्रीज नहीं किया जाता जो कॉन्ट्रैक्ट में था। यहां पे स्पेसिफिकली उसने कह दिया कि रेज नहीं की जाएगी प्राइस। नेचुरल अभी डिस्काउंटेड सेल प्राइस में भी इसको वारा खाती होगी तो इसने एग्रीमेंट किया है ना, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगी, इसलिए तो उसने साइन किया एग्रीमेंट। नेचुरल आगे लेकिन क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉयड द सप्लायर्स प्लांट व्हिच सप्लाइड सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम एंड कॉन्सिक्वेंटली एमईएल हैज टू इंपोर्ट दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम मलेशिया एट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ लोकल परचेज। एट द ईयर एंड 200 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ 4000 जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आर स्टिल पेंडिंग। जी, नेशनल डिजास्टर की वजह से अपना स्टॉक तो अब डबल कॉस्ट पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्या रिस्क है? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल प्राइस फिक्स्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डबल हो गई, तो है ना रिस्क ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? वर्किंग चेक करेंगे रिवाइज कॉस्ट की, उसके डिस्काउंटेड सेल प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। बाद क्या ऑप्शन है विड्रॉ करने की? नॉन, अगर कैंसिलेबल है तो कैंसिल कर दिया जाएगा और डैमेजेस पे कर दिए जाएंगे। अगर डैमेजेस ज्यादा बनते हैं तो फिर लॉस। अब यहां तो हमें डैमेजेस एक्सेप्ट करने हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना है तो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है तो एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दोनों में से विच एवर इज लोअर, कॉस्ट कितनी पड़े, लॉस कितना होगा हमें ये कैसे पता चलेगा? रिवाइज कॉस्ट कैलकुलेट करके। डैमेजेस कितना पे करना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके। क्लियर जी? ये हमारे इसमें एक ही रिस्क है जी। नेचुरल डिजास्टर है तो क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा? नेचुरल डिजास्टर सप्लायर, अच्छा पहले ये देखिए नेचुरल डिजास्टर से डिस्ट्रॉय क्या हुआ है? क्या हमारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुए है या सप्लायर या कस्टमर की? सप्लायर की। क्या सप्लायर, लेकिन जहन में रखिएगा इससे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि सप्लायर की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई तो हमारा गोइंग कंसर्न का इश्यू नहीं आ सकता, आ सकता है, उसमें भी सप्लायर या कस्टमर के डिस्ट्रॉय होना तो हमारी कंपनी पे भी गोइंग कंसर्न का रिस्क आ सकता है। डिपेंड करता है हमारी कंपनी इनके ऊपर कितना डिपेंडेंट है। अगर तो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है हमारी कंपनी किसी कस्टमर पे, किसी सप्लायर पे, फिर उसके तबाह होने से हमारी तबाही भी निश्चित हो सकती है। लेकिन अगर हमारी कंपनी उस पर इतनी डिपेंडेंट नहीं है, वो रूटीन नेचर का कस्टमर, रूटीन नेचर का सप्लायर, अल्टरनेट कस्टमर सप्लायर मौजूद हैं, उस सूरत में गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं आएगा। अब यहां पे पहली तो तसल्ली ये हुई नेचुरल डिजास्टर से सप्लायर का प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ। अगर इवन फर्ज कीजिए, अब मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को मजीद डिस्कस कर लेता हूं, फर्ज कीजिए हमारा प्लांट डिस्ट्रॉय होता जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट का, क्या फिर गोइंग कंसर्न इश्यू अराइज होता? हाँ, डिपेंड करता प्लांट एक है कि ज्यादा है। अगर प्लांट ज्यादा है गोइंग कंसर्न का इश्यू, प्लांट एक होता तो फिर भी देख रहे, फिर प्लांट नहीं, एक प्लांट वो तो कंफर्म सिग्निफिकेंट है ही है, फिर देखते हैं इंश्योरेंस करवाई कि नहीं। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाई होती फिर गोइंग कंसर्न का इशू, अगर इंश्योरेंस नहीं करवाई होती, एक ही प्लांट था, इंश्योरेंस नहीं करवाई, फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा। और अगर इंश्योरेंस करवाई है फिर इसकी रिकवरी देखेंगे। हाँ, फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क ना आता, लेकिन रिसीवेबल अगर रिकॉर्ड किया है इंश्योरेंस रिसीवेबल, उसका रिस्क आता। वर्चुअली सर्टन है भाई, बात समझ रहे हैं? अगर इस क्लाइंट की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, अब इस क्लाइंट की नहीं है, इस सप्लायर की है, अब बताइए इसमें गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा कि नहीं? क्या हमने देखना है क्या अदर सप्लायर या अदर कस्टमर्स मौजूद हैं? अगर अदर सप्लायर अदर कस्टमर मौजूद है तो ठीक, यहां पे अदर सप्लायर मौजूद है, इंपोर्ट करवा लिया उसने, इंपोर्ट कर, वैसे भी सेगमेंट ज्यादा है, बिल्कुल अदर सेगमेंट से भी रिकवरी हो रही होगी तो उसमें गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं आएगा। अच्छा, एक आपने एक केस स्टडी में कहा कि 3 सप्लायर्स हैं, तीनों केपीके में है और नेचुरल डिजास्टर से तीनों की फैक्ट्री इफेक्ट हो गई, फर्ज कीजिए, अब गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा कि नहीं? फैक्ट्री, हमारे कंपनी जिसका ऑडिट कर रहे हैं
ये इफेक्ट नहीं हुए, इसके एसेट्स इफेक्ट नहीं हुए, इसके सप्लायर्स इफेक्ट हुए। 3 सप्लायर्स थे, तीनों केपीके में, और नहीं है कोई सप्लायर। बताइए गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा कि नहीं? अब आएगा। हमने कहा हम देखना अल्टरनेट, इसके प्रोसीजर में क्या लिखना है, कंपनी अल्टरनेट सप्लायर्स को ढूंढ पाती है कि नहीं पाती। अगर अल्टरनेट सप्लायर्स को ढूंढ पाती है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाती फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैराग्राफ हमें ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कुछ क्लियर हुआ आपको? नेचुरल डिजास्टर में हमने ये देखना है इसने इफेक्ट किसको किया, कंपनी को या उसके दूसरे सप्लायर कस्टमर को। फिर इसके बाद इससे इफेक्ट क्या एसेट्स हुए, ठीक है, इन्वेंट्री आई है एसेट्स, उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन करना है गोइंग कंसर्न का। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? सप्लायर को पेमेंट हो सकता है हमने की हो, नहीं लिख कह रहा कहीं पे एडवांस पेमेंट की है। आप कह रहे हैं अगर एडवांस पेमेंट की होती तो उनकी बैड डेट का रिस्क होता। हाँ, लेकिन यहाँ पे एडवांस पेमेंट की उसने बात ही नहीं की। नहीं मार्क्स ऐसे ना करें, मार्क्स ज्यादा तो कुछ भी है। चले, कितने रिस्क पूरे हो गए? इसमें 20 मार्क्स थे हमारे, कितने रिस्क हमें कर लेने चाहिए थे आइडेंटिफाई? 8 कर लेने चाहिए थे। कितने किए हमने? एक रिस्क ये हो गया ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का, फिर इसका 10 से ज्यादा हो गया। चलें ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमारा लेटेस्ट अटेम्प्ट का है, मेरा ख्याल है ये विंटर 22 का क्वेश्चन है। ये आपको होम असाइनमेंट ना दे दें, ये कर लेंगे क्वेश्चन? आज जल्दी छुट्टी करते हैं। चलिए सर इसको डिस्कस करते हैं, इसको डिटेल में आप घर जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। रिक्वायरमेंट ये आपकी होम असाइनमेंट भी होगी, ये क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट, इसमें सारे प्रोसीजर भी आपने लिखने हैं, इसका क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट करें आइडेंटिफाई डिस्कस ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड हाउ यू वुड रिस्पोंड टू दिस रिस्क। रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं हम, प्रोसीजर आपने लिख के लाने हैं। कुछ प्रोसीजर आपसे पूछ भी लूंगा जो नए हो। You are the audit manager responsible for the audit of Alpha Communication Limited ACL for the year ending 31st December 2022. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? पक्का? ACL has been operational in Pakistan since 2012 and is a subsidiary of a public listed company incorporated in China. सब्सिडी को अंडरलाइन कर ले, एक कंपोनेंट और दूसरा रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, और तीसरा ट्रांजैक्शंस हैं तो फॉरेन करेंसी। 3, लेकिन अभी लिखने अभी अंडरलाइन कर लें, आगे फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी उसको सपोर्ट करेंगे। 3 रिस्क कौन के? रिलेटेड पार्टी, फॉरेन करेंसी और मे बी कंपोनेंट का कंसेप्ट आ जाए, मे बी। ACL's principal activity is to manufacture, distribute and provide servicing of smartphone, tablets, accessories and allied products. बताइए कि रिस्क है कि नहीं इसमें? मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नहीं है, प्रोडक्ट की नेचर से कोई रिस्क आया कि नहीं? टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, स्मार्टफोन। अगर नया मॉडल किसी कंपैरेटर ने लॉन्च कर दिया होगा ना, आपका स्मार्टफोन गया। इसको कोई, आपको पता है स्मार्टफोन में जरा से फीचर चेंज हो जाए ना तो लोग नया मॉडल ऑप्ट करते हैं। एक जगह मैं पढ़ा था, स्मार्टफोन जो नया मॉडल लॉन्च होता है उसकी लाइफ पता है कितनी होती है? 3 महीने। 3 महीने उस मॉडल की, हालांकि चलने को 4-5 साल चलता है, चल सकता है, लेकिन उसकी लाइफ, क्योंकि उसके बाद टेक्नोलॉजी 3 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज आ जाती है, कोई ना कोई नया मॉडल आ जाता है। तो इसीलिए प्रोबेबली इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से इन्वेंटरी ऑब्सोलीट होने का रिस्क। एक और रिस्क भी है क्या? जब आप ऐसी चीज में डील कर रहे हो जो हाई वैल्यू आइटम हो, प्रीशियस आइटम हो, चोरी का रिस्क भी होता है। चोरी हुआ मोबाइल कभी? 2 दफा। आपके पास तो एक होता है, वो 2 दफा चोरी हो गया। एक कंपनी के पास तो बहुत से होंगे, मतलब एक करके 2 दफा चोरी हुआ है, एक नहीं 2 दफा चोरी हुआ। In a recent audit planning meeting with the CFO, following information has been provided to you. Extract of statement of financial position. Audited पिछले साल के, ये भी पिछले साल, ये भी पिछले साल। ट्रेड रिसीवेबल बताइए, है रिस्क कोई? बहुत क्या, काफी बढ़ गए हैं। रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स का। लोन फ्रॉम पेरेंट कंपनी, ये लो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम इससे आइडेंटिफाई हो रही है, पेमेंट हो ही नहीं रही। इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। अच्छा, वैसे पेरेंट कंपनी से लोन लेना ना इट सेल्फ ये
इंडिकेशन दे रहे थे कि कंपनी अपने पास कुछ नहीं है इसके पास, और फिर लोन लिया और उसको वापस भी नहीं कर पा रहे, तो डबल प्रॉब्लम हो गई ना। भाई से लोन लिया, किस लिए लिया? अपनी जेबें खाली थी इसलिए लिया, और फिर उस लोन को वापस भी नहीं कर पा रहे। तो कम हुआ है ना, बड़ा थोड़ी नहीं कम। ये हम 2022 का ऑडिट कर रहे हैं, सेम है, सेम है। बड़ा ना भी हो, इवन अगर इस साल कम भी हुआ होता ना, तो फिर भी मैं इससे इंडिकेशन यही लेता कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पुअर है। फोरकास्टेड की जगह अनऑडिटेड, लेकिन हो सकता है इंटरम ऑडिट कर रहे हो, इंटरम ऑडिट कर रहे हो भाई, इसमें रिस्क सामने आ गया आपको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क तो कंफर्म हो गया, लेकिन इसके साथ कंपनी की पुअर फाइनेंशियल पोजीशन को भी इंडिकेट कर रहा है। आगे चलते हैं। सेल्स रेवेन्यू 23, अच्छा कम हो गया था पिछले, इस साल बढ़ गया। चलो इसका मतलब है इस साल प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स ठीक ठाक हो रही है। अगर हम 21 का ऑडिट कर रहे होते ना, तो हम इसको इन्वेंट्री की तरफ और इंपेयरमेंट की तरफ ले जाते हैं। अभी फिलहाल इसी इंफॉर्मेशन की बेस में मुझे लग रहा है नहीं लेके जाना चाहिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस बट, अच्छा इसका मतलब है लोन भी ले रहे हैं। एक्सचेंज और कंफर्म रिस्क, कैसे कंफर्म रिस्क? लोन तो पिछले सालों में लिया था, पिछले सालों में हो गया रिकॉर्ड। तो ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं ड्यूरिंग द ईयर, ना कोई लोन दिया ना लिया। हाँ लेकिन पेएबल है, पेएबल को क्लोजिंग रेट भी अपडेट करना होता है। रेट तो बढ़ेगा, तो रोज डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, साल बाद भी उसने कोई रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ये तो पक्का रिस्क है जी। क्या प्रोसीजर होंगे? ये एंड पे देखेंगे फॉरेन करेंसी कितना पेएबल है, एवरेज रेट नहीं। अच्छा इंटरेस्ट की नहीं बात कर रहा, एक्सचेंज लॉस की बात कर रहा हूं मैं। इंटरेस्ट कौन सा फॉरेन करेंसी में पे होगा? इंटरेस्ट की तो अभी बात ही नहीं कर रहा वो, एक्सचेंज लॉस की बात कर। अभी इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है? पेरेंट कंपनी के लोन पे। ये अभी क्लियर, यहां तक की इंफॉर्मेशन से क्लियर नहीं है। मैं रिस्क इसमें आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये जीरो में, इस जीरो में कितने रिस्क हो गए? आगे, द इंक्रीज इन करंट ईयर सेल रेवेन्यू इज मेनली ड्यू टू लार्ज ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 100,000 एंड्रॉइड टैबलेट्स एट ₹13,000 ईच फॉर कंडक्टिंग सेंसस थ्रू आउट द कंट्री। ये कितना बनता है? 13 मिलियन बनता है। शाबाश, फौरन ही ध्यान बदल लिया था मेरा भाई। कैलकुलेटर निकाल के मुझे बताओ ये कितने बिलियन बनता है? ये मिलियन में नहीं, ये तो मुझे लगता है बिलियंस की गेम है। और 13 मिलियन नहीं है, 13 मिलियन तब आता जब इधर 1000 होता। यार आपकी आपसे अच्छी काउंटिंग तो मेरी है। अच्छा मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंस लूज करके बैठा था कि मुझे काउंटिंग नहीं आती। अकाउंटिंग दूर, आपको तो मेरा काउंटिंग भी 3 जीरो इधर लगेंगे, 13 मिलियन तो उसी वक्त बन जाएगा। और ये बाकी 100 का क्या होगा? 1300 मिलियन, 1.3 बिलियन बन रहा है मुझे तो लग, ऐसे ही है ना। ओवर कॉन्फिडेंट ना जो है। कितना बनता है? 13 बिलियन बनता है ना। तो हाँ, तो अब ये देखिए, तो ये अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हमारा कितना आएगा? भैया 13 बिलियन बनता है कि 1.3 बिलियन बनता है? कैलकुलेटर मेरे मन की याद निकाले कि मेरे रिस्क असेसमेंट गलत करवाओगे। 1.3 बनता है। अच्छा आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल सेल है? हर साल होगी ना? क्यों हर साल क्यों नहीं होगी? एक ही दफा का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, इसका मतलब अगर इसको एडजस्ट करें तो जो नॉर्मल सेल होगी वो क्या बनती है? वो कम हो गई है, वो पिछले सालों से भी कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या? ये तो वो वाले हो गई, ये इसका मतलब है ये सेल इन वाले सेट्स की है जो गवर्नमेंट ने मर्दमशुमारी के लिए इस्तेमाल की है। असल में तो जो कंपनी के रूटीन मॉडल होते हैं, रूटीन इक्विपमेंट है, उसकी सेल कम हो रही है। ये पिक किया कि नहीं पॉइंट? नहीं समझ आई? फिर एनआरवी की तरफ जा रहा है, इंपेयरमेंट की तरफ जा रहा है। फिर कुछ बात समझ आई? Another order of 100,000 Android tablets is expected to be received in January 2023, which would be required to be delivered within 30 days. Considering the tight delivery timeline, the management has decided to manufacture the tablets in December 22. जी बताइए, एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट। ये एंड क्या था? दिसंबर। ऑर्डर कंफर्म नहीं है,
तो रिस्क है कि अगर सेल नहीं हुआ तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑर्डर मिला नहीं है और पहले बताना शुरू कर दिया उन्होंने। प्रोसीजर में क्या लिखेंगे? अब देखें सब्सिक्वेंट इवेंट्स को हमने देखना है ना। अगर सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो फिर तो इन्वेंट्री ठीक, अगर सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता ये इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। इसको फिर आपने वैल्यूएशन के रिस्क के साथ ही मर्ज कर देना। वैल्यूएशन का रिस्क आपने देखा है ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस रीजन की वजह से आ रहा है? टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन सेल की वजह से भी आ रहा है। अब ये भाईजान अचानक चौंकेंगे, सर डिक्रीज इन सेल कैसे है, तो सेल इंक्रीज हो रही है। पूछना ये डिक्रीज इन, भाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट का रिस्क इस क्वेश्चन में आएगा कि नहीं? क्यों? वो तो डिक्रीज इन सेल में आता है, तो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज रेगुलर प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रही है। सेंसस क्या हर साल गवर्नमेंट थोड़ी सेंसस करती है। आगे चलते। 4 ड्यूरिंग द ईयर ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट malfunctioned several times and consequently several orders were fulfilled by importing the smartphones from the parent company. This plant was purchased at the commencement of operation in 2012. जी बताइए। इंपेयरमेंट का रिस्क नहीं, इंपेयरमेंट का रिस्क या एसेट्स हेल्ड फॉर सेल सेवरल टाइम है, बिल्कुल। इसका मतलब किसी काम का नहीं रहा। क्वेश्चन में इंडिकेशन दिया उसने कि प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया और इसको बेचना है। नहीं, कुछ जब खराब होता है तब बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन चला रहे हैं इसको भी। ये अभी रनिंग में है, इंपेयरमेंट का रिस्क है। और साथ ही और रिस्क क्या है? अब ये देखिए, इसका मतलब है क्या ये फॉर पेरेंट कंपनी का ट्रांजैक्शन वैसी ही है? ये लोन वाली ट्रांजैक्शन लगा थी, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लगा है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, ये कहां से आएंगे? ये कहां से आएंगे? क्या भाई रिलेटेड पार्टी है, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना है, ये कहां से आएंगे? और बैलेंस को भी वेरीफाई करना, ISA 550 से या ISA 600 से? ये तो कंफर्म है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बैलेंसेस हैं। अब 550 या 600, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है 550? कितनों का ख्याल है 600? हाँ 550, शाबाश। अप्रूवल के, डिस्क्लोजर्स के। क्यों 600 तो बताता है जब हमने कंपोनेंट को ऑडिट करना हो। यहां पे कंपोनेंट का ऑडिट थोड़ी करना है, हम तो कंपोनेंट की ऑडिटर खुद है। डन जी, आगे चले। नेक्स्ट 4, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years the staff turnover in accounts department has been high due to job stress and long working hours. जॉब स्ट्रेस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से टर्नओवर, एम्प्लॉइज का आना जाना ज्यादा है। बताइए रिस्क है कि जो इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉइज होंगे गलती ज्यादा करेंगे ना। Except the CFO and the senior cost accountant, all 3 remaining employees have not stayed with the company for more than 2 years. Temporary employees are often hired in the department to ensure that the recording of daily transactions are kept up to date. जी, क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेरी एम्प्लॉय की वर्किंग में रिस्क ऑफ एरर है ज्यादा। तो हमारा इस दफा इफेक्ट क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हमारा रिस्क इंक्रीज होगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट इंक्रीज करने के। कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की टेस्टिंग इंक्रीज अगर कंट्रोल वीक होते हैं। इन May 22 ACL has installed and commissioned fixed assets and human resource modules, but none of the modules has yet been integrated with the general ledger system. जी, फिक्स एसेट और ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, ये आईटी से रिलेटेड कंसेप्ट पूछ लिया उसने। सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी? 2 डेटाबेस अलग जगहों पे जब मेंटेन हो रहे हों, वो इंटीग्रेटेड नहीं है तो इसका मतलब अपडेट नहीं हो रहे होंगे। जैसे जब इंटीग्रेशन होती है ना, तो जब सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, डेटर्स और इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, उनको अलग-अलग अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर सिस्टम इंटीग्रेटेड ना हो तो आपको सेल्स मॉड्यूल, अगर सेल्स हुई है, सेल्स मॉड्यूल अलग अपडेट करना पड़ता है, डेटर्स का मॉड्यूल अलग अपडेट करना पड़ता है, इन्वेंट्री का अलग अपडेट करना पड़ता है। अब कहता है इंटीग्रेशन नहीं हुई तो क्या रिस्क है? कि एरर्स होंगे, बैलेंसेस, कुछ मॉड्यूल्स में बैलेंसेस अपडेटेड नहीं होंगे, डिफरेंट।
और हमने प्रोसीजर में क्या करना होगा, रिकंसिलिएशन बनानी होगी। बैलेंस जब अपडेट नहीं हो रहे तो हमारी रिकंसिलिएशन बने। 7. ACL is presently negotiating with its bank to renew the existing running finance facility which is being expired on 15 दिसंबर। ये रन क्या था हमारा 31 दिसंबर। तो अब बताइए फैसिलिटी रिन्यू करनी है, बैंक फैसिलिटी रिन्यू करने से पहले क्या देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है। जैसे वो राइट इशू वाला रिस्क था, राइट इशू वाला रिस्क क्या था, ओवरस्टेट, ताकि शेयर की ज्यादा प्राइस मिले। तो यहां पे लोन को रोल ओवर करने के लिए, रिन्यू करने के लिए या मजीद लोन लेने के लिए क्या करेंगे, बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे, एसेट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट को देख के बैंक को तसल्ली होती है कि इंटरेस्ट दे सकते हैं, एसेट्स को देख के बैंक को तसल्ली होती है कि डिफॉल्ट करेंगे तो पैसे रिकवरी के लिए सफिशिएंट एसेट्स हैं। तो इसमें भी रिस्क आया। ये रिस्क एट असर्शन लेवल है या एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके प्रोसीजर भी वो जनरल होंगे, स्पेसिफिक किसी एरिया से रिलेटेड नहीं होंगे। क्लियर? कितने रिस्क हमने डिस्कस कर लिए, 14। इस क्वेश्चन में आप अगले पिछले भी मिला देते होते हैं भाई। चलिए 8 या उससे ज्यादा है ना, 8 से कम तो नहीं है। चलिए बस ठीक। अब आपने करना क्या है, देखें अब रिस्क आइडेंटिफाई करने के काबिल हो गए हैं आप। इक्का दुक्का किसी क्वेश्चन में कोई रिस्क रह भी जब प्रॉब्लम नहीं है, जितने रिक्वायर्ड होते हैं 2.5 मार्क्स के लिहाज से होते हैं वर्ल्ड में। अब जो मेरा नेक्स्ट रिस्क है ना आपसे, वो इसके प्रोसीजर के बारे में है कि क्या आप इन रिस्क के प्रोसीजर बता पाते हैं कि नहीं। तो अब एक तो आपकी ये केस स्टडी होम असाइनमेंट है, ये जो लास्ट में हमने किया, इसके प्रोसीजर आपने बाकायदा एग्जाम स्टाइल में लिखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपके साथ मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा मजीद क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन मजीद दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आपने एग्जाम स्टाइल में लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, करेंगे जी। चलिए ये था हमारा रिस्क असेसमेंट। अच्छा अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे रिपोर्ट देनी है कि क्या आप इन क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मजीद एक लेक्चर में हम इन पास्ट पेपर के क्वेश्चन को मजीद डिस्कस करेंगे, या मेरे ख्याल लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कर लिए काफी है। अच्छा चले, तो ये अगर ये आपकी होम असाइनमेंट आई, अगर आप होम असाइनमेंट करके आए और आपने मुझे ये रिपोर्ट दी कि कोई प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। वरना आपको पता है कंफर्म 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको फिर मैंने रगड़ना है अगर आप असाइनमेंट ना करके आए हुए। पक्का ए भाईजान, पक्का। चलिए ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट डिसाइड करेगी नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, रिस्क असेसमेंट या नेक्स्ट टॉपिक। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।